अगर किसी भी लिक्विड की टॉप सरफेस पर प्रेशर पी नॉट है तो डेप्थ एच पर जाने पर प्रेशर हो जाता है पी नॉट प्लस रो जी। और अगर एक तरह की एनर्जी नैरो सेक्शन में ज्यादा है तो डेफिनेटली दूसरी तरह की एनर्जी वहां पर कम होगी, यानी प्रेशर वहां कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी कम होती है तो फ्लो इजी हो जाएगा। तो हॉट वाटर इजीली फ्लो होता है, यानी कि फास्टर फ्लो होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। और अगर आप सेम वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, क्यूबिकल और स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र गर्ग। आज T20 सीरीज में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। बेटा ये जो यूनिट है, इस यूनिट में छोटे छोटे 5 चैप्टर्स आते हैं। इलास्टिसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बेटा नीट में आते हैं। आज हम 20 ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जिनमें वो सारे टॉपिक्स या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। डेफिनेटली आपके इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहां ले रहे हैं वो है, 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द सेकंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A. If the length of first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire with the same amount? यानी कि बेटा कंक्लूजन ये है कि यहाँ 2 वायर्स लिए गए हैं जिनका मटेरियल सेम है, यानी कि यंग्स मॉडुलस सेम है, बट दोनों का एरिया अलग है। वॉल्यूम सेम है बट एरिया अलग है, यानी कि लेंथ भी डेफिनेटली अलग अलग होगी। फिर यहां पर हम जब उनको स्ट्रेच करना चाह रहे हैं विद द सेम अमाउंट, तो हमें एक वायर जिसका एरिया A है उसको एलोंगेट करने के लिए F फोर्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो जो 3A एरिया वाला वायर यानी थिक वायर है उसको एलोंगेट करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बेटा जब भी हम एलोंगेशन की बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला पर जाना पड़ता है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जिससे डेल्टा एल का फॉर्मूला हम डिराइव कर पाते हैं आसानी से। डेल्टा एल का फॉर्मूला बेटा होता है FL अपॉन YA। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो बेटा कि यहां पर जो डिपेंडेंसी है डेल्टा एल की वो फोर्स पर है, लेंथ पर है, यंग्स मॉडुलस पर है और एरिया पर है। यहां पर बेटा हमें लेंथ डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लेंथ को डिराइव करना चाहेंगे, लेंथ की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। तो लेंथ की वैल्यू के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम अपॉन एरिया, यानी कि लेंथ को हम अगर वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है FV अपॉन YA स्क्वायर में। यहां से बेटा आप देख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यंग्स मॉडुलस सेम है, डेल्टा एल यानी कि इलोंगेशन सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो हम लोग इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि फोर्स जो है वो A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। समझ रहे हैं? फोर्स जो है वो A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी कि एरिया ज्यादा है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि सेकेंड वायर का एरिया 3 टाइम्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बेटा फोर्स की रिक्वायरमेंट 9 टाइम्स ज्यादा होगी। समझ गए? इस तरह से बेटा यहां पर हमने डेल्टा एल इक्वल टू FL अपॉन YA वाले फॉर्मूला से बेस्ड एक क्वेश्चन किया। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ गया है, 9 टाइम्स फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इट इज अगेन बिलोंग्स टू इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ वायर इज 2 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस गिवन है। If the longitudinal strain is 1%, the energy stored in the wire per unit volume. देखिए बेटा क्वेश्चन को अगर कंक्लूड करें तो यहां हमें यंग्स मॉडुलस गिवन है, देन स्ट्रेन गिवन है, यानी कि डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। परसेंटेज वैल्यू 1% है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल वैल्यू 1/100 यानी 10⁻² हो जाएगी। फिर हमें पूछा गया बेटा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड। बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, जब हम वायर को लॉन्गेट कर रहे हैं 1% से तो वी आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहां पर एनर्जी स्टोर होगी जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पर यूनिट वॉल्यूम हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आई थिंक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे। फॉर्मूला होता है बेटा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेन हमें गिवन है, यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, स्ट्रेस गिवन नहीं है, तो वी कैन रिप्लेस द स्ट्रेस विद y इंटू स्ट्रेन, जो कि हमने यहां किया बेटा। तो इसलिए फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया हाफ y इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन में। आई थिंक इट इज वेरी इजी नाउ
स्ट्रेन की वैल्यू बेटा 1% के अकॉर्डिंग 10⁻² आ चुकी है, ठीक है, वो हमने यहाँ प्लेस कर दी है, यू कैन सी। उसके अलावा यंग्स मॉडुलस हमें डायरेक्टली गिवन था, हमने यहाँ प्लेस कर दिया है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया है 10⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। ये बेटा क्वेश्चन काफी सिंपल है बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। आंसर बेटा इसका सेकंड ऑप्शन है। बेटा हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम V is drawn into the wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, it is elongated by delta L. ठीक है, Which of the following graph is parabola? क्वेश्चन बेटा ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी वायर को इलोंगेट करते हैं जिसका वॉल्यूम फिक्स है और वो V है, और F फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, तो वो इलोंगेट होता है और उसमें जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा L है। तो नीचे जो ऑप्शंस है उनमें से किस ऑप्शन में हमें ग्राफ पैराबोला मिलेगा? बेटा हम लोग जानते हैं पैराबोला के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाए या x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आ जाए। तो यहां पर हम अगर डेल्टा L को y एक्सिस पर और L को या L से रिलेटेड टर्म को x एक्सिस पर लेंगे तो हमें y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर टाइप का एक रिलेशन डिराइव करना होगा। बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, डेल्टा L का फॉर्मूला होता है FL/YA। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम फिक्स गिवन है तो हम लोग वॉल्यूम की फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। वॉल्यूम की फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है डेल्टा L इक्वल टू FL²/Y/V, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा L जो है वो L स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, बाकी क्वांटिटीज तो कांस्टेंट है। फोर्स हमने एक फिक्स अप्लाई किया था, यंग्स मॉडुलस यानी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट गिवन था। तो आई कैन से कि ये जो डेल्टा L है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये काफी आसानी से रिजल्ट आता है। अब अगर हमें ग्राफ पैराबोला चाहिए तो वी टेक डेल्टा L एज अ y एक्सिस एंड L एज अ x एक्सिस। तो डेल्टा L को हमने y एक्सिस पर लिया है और L को हमने x एक्सिस पर लिया है, ग्राफ पैराबोला बन गया, ठीक है। इस तरह से बेटा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है? द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी इज B। एक ऑब्जेक्ट का बल्क मॉडुलस गिवन है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर P, then the fractional decrease in its surface area। बेसिकली बेटा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी बॉडी पर, स्फेरिकल बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस अगर होगी तो उसके रेडियस कम होगी, उसका एरिया सरफेस एरिया कम होगा, उसका वॉल्यूम भी कम होगा। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस जो है वो वॉल्यूम चेंज के रिगार्डिंग डिफाइन करते हैं हम लोग। तो यहां हम पहले डिक्रीज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वी कैलकुलेट द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय द हेल्प ऑफ बल्क मॉडुलस। देखिए बेटा फॉर्मूला पर आते हैं। आपके सामने जो फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का वो लिखा हुआ है। बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा V/V विच इज फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। यहां से बेटा अपने को डेल्टा V/V का डिक्रीज वैल्यू फाइंड करना है, वो आ गया अपने पास P/B विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब बेटा यहां पर अपने को फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम तो मिल गया, बट हमें चाहिए फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एरिया, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है बेटा, दैट्स वाई वॉल्यूम को हम 4/3πr³ लेकर सॉल्व करेंगे। डेल्टा V/V का एक वैल्यू यहां पर हमें मिल रहा है। क्योंकि हमें एरिया में चेंज कैलकुलेट करना है तो हमने एरिया लिया 4πr², उसका कैलकुलेशन किया। डेल्टा E/E का वैल्यू 2 टाइम्स डेल्टा R/R आ गया। क्योंकि बेटा डेल्टा V/V का वैल्यू हमारे पास है तो उसकी हेल्प से हम डेल्टा A/A का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। हमने जब इसको फाइंड किया बेटा तो 2/3 वैल्यू ऑफ डेल्टा V/V जो भी होगी वही डेल्टा A/A होगी, यानी कि फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एरिया हमें जो चाहिए वो 2/3 होगा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम का। एंड बेटा स्टार्टिंग में जो हमने डिराइव किया था उसकी हेल्प से जब हम आंसर पर पहुंच रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2P/3B, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अपन ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन वाइज जो अपने पास आंसर आ रहा है वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा the last question of elasticity which is given here. If length of girder become double without any other change, then how many time its bending will become if same weight is hanged?
बेटा क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी से है। आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में कुछ एप्लीकेशंस गिवन है, जिनमें से एक एप्लीकेशन गर्डर की है। गर्डर मीन्स आप लोगों ने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे जहां पर आई शेप गर्डर यूज की जाती है। तो वो जो गर्डर होती है बेटा, अगर उस पर वेट डाला जाता है तो बेंट होती है हल्की सी। तो उस बेंडिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। एक बेंडिंग का फॉर्मूला बेटा एनसीईआरटी में गिवन है, वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। उसी पर बेस ये क्वेश्चन यहां लिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं गर्डर की और सेम वेट उस पर अप्लाई करते हैं तो जो उसमें बेंडिंग आती है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये कंप्लीटली फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो होता है ये वाला फॉर्मूला है WL³/4BD³ इंटू वाई। बेटा W यहां पर गर्डर पर अप्लाई किया गया वेट होता है, L उसकी लेंथ होती है, B जो है बेटा उसकी जो विड्थ होती है ना, गर्डर की विड्थ, वो क्रॉस सेक्शन एरिया की विड्थ को हम B कहते हैं, हाइट को D कहते हैं, और Y जो है बेटा वो यंग्स मॉडुलस है। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि जो बेंडिंग है वो L³ डिपेंडेंट होती है बेटा। और क्वेश्चन अपना यही था कि इफ द लेंथ बिकम डबल देन हाउ मेनी टाइम द बेंडिंग विल बिकम। तो ऑब्वियसली बेटा फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इफ वी मेक द लेंथ डबल द बेंडिंग विल बिकम 8 टाइम्स। क्वेश्चन सिंपल जरूर है बट बेटा सिंपल तभी है जब हमें फॉर्मूला पता हो। ठीक है, क्वेश्चन में फॉर्मूला ध्यान रखिए, WL³/4BD³ इंटू वाई। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, आंसर इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन बेटा जो हमने लिया है वो अब आ गए हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स में प्रेशर के रिगार्डिंग और बॉयंसी के रिगार्डिंग बात की जाती है इस पूरी यूनिट में। पहले हमने प्रेशर के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ लिया है। क्वेश्चन ये है बेटा, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वेल इफ द प्रेशर एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट एट डेप्थ 3 मीटर। यानी कि एक वेल में 3 मीटर डेप्थ पर जितना प्रेशर है उससे 15 टाइम प्रेशर उसके बेस पर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो डेप्थ है बेटा वेल की वो क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर ये भी गिवन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा वो 10 मीटर वाटर कॉलम के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि प्रेशर 10 मीटर वाटर कॉलम जो प्रेशर अप्लाई करता है वो 1 ATM के इक्वल होता है। अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम डेप्थ पर जाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर तो प्रेशर किस तरह चेंज होता है। ये वेरिएशन बेटा स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी लिक्विड की टॉप सरफेस पर प्रेशर P0 है तो डेप्थ H पर जाने पर प्रेशर हो जाता है P0 + ρgh। यहाँ बेटा 2 पॉइंट है, एक तो 3 मीटर वाला पॉइंट है और एक बेस पॉइंट है। हमें बेस की जो डेप्थ है वो पता करनी, यानी कि अपना क्वेश्चन है कि टू फाइंड H। तो हमने बेटा सिंपली जो क्वेश्चन में गिवन था वैसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया है, इक्वेशन बना ली है कि प्रेशर एट बेस इज 15 टाइम्स द प्रेशर एट द पॉइंट A विच इज 3 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, दोनों तरफ बेटा हमने प्रेशर को बैलेंस कर दिया, प्रेशर की इक्वेशन बना ली है। प्रेशर एट द बेस तो हो जाएगा P0 + ρgh, जहां पर H अननोन है, और प्रेशर एट A हो जाएगा बेटा P0 + ρgh, जहां H की वैल्यू 3 मीटर है। बस बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने पर ही क्वेश्चन यहाँ पर 14 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 10 मीटर वाटर कॉलम के इक्विवेलेंट है, तो हमने इसको ρgh से रिप्लेस कर दिया, जहाँ H को हमने 10 मीटर ले लिया है। ठीक है, सॉल्व करने पर बेटा H की वैल्यू हमें आसानी से मिल पा रही है। इट इज 185 मीटर, यानी कि जो वेल है उसकी टोटल डेप्थ 185 मीटर अगर है तो जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी फुलफिल होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 जो आ रहा है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं ये फ्लूइड का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन तो है बट बॉयंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेटा देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड with half of its volume immersed in the liquid. ठीक है, when the whole system is accelerated upward with acceleration g/3, the fraction of volume of the block immersed in the liquid will become. बेसिकली क्वेश्चन ये है बेटा कि जब एक स्टेशनरी वेसल के अंदर एक लिक्विड के अंदर एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो उसका हाफ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और हाफ पोर्शन बाहर है। बट अगर मैं इस पूरे सिस्टम को किसी लिफ्ट में प्लेस कर दे और लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट कर दे विद एक्सेलरेशन g/3, तो जो इमर्स पोर्शन है बेटा
उसके फ्रैक्शनल पार्ट पर कोई इफेक्ट आएगा भी या नहीं आएगा, और आएगा तो कितना आएगा। यानी कि जो इमर्स वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सेम रहेगा, ये हमें यहां पर कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करना है। बेसिकली होता क्या है बेटा कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही होती ना, तो हम जानते हैं कि फ्लोटिंग बॉडी रेस्ट पर है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है मतलब उस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड है। आई थिंक सब जानते हैं बेटा कि इस पर एक फोर्स तो लगेगा नीचे की तरफ mg, और ऊपर की तरफ लगेगा बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट, जिसको हम टीएच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बेटा ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, और इसी से हम पता करते हैं कि बॉडी का कितना पोर्शन इमर्स्ड है। अगर हम एक्सेलेरेट करेंगे इसको, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन का इफेक्ट आना चाहिए। ये इफेक्ट mg पर आएगा ही, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि जब सिस्टम एक्सेलरेट होता है तो आइदर वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय द यूजिंग स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट और बाय इनर्शियल फ्रेम कॉन्सेप्ट, दोनों लगते हैं, बट इजी होता है कि अगर हम g को g इफेक्टिव में कन्वर्ट कर दें। तो g इफेक्टिव आप जानते हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन के टाइम पर g प्लस a हो जाता है। बट क्या इसका इफेक्ट केवल mg पर आएगा, थ्रस्ट पर नहीं आएगा? नहीं, थ्रस्ट पर भी आएगा। देखिए बेटा, सॉल्यूशन स्लाइड पर देखते हैं। आप देखेंगे यहां पर कि जो इफेक्ट आता है वो थ्रस्ट पर भी आता है और mg पर भी आता है। थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा v रो g, यानी कि g तो यहां पर भी आता है और mg में तो g है ही, तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ आएगा, यानी कि दोनों तरफ g की जगह g प्लस a आ जाएगा। बट क्योंकि इफेक्ट इक्वेशन के दोनों साइड आया है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी इफेक्टिव। यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ अगर हमने अभी लिया है, ये अगर हम नीचे की तरफ लेते तो भी जो इमर्स पोर्शन का वॉल्यूम है वो फ्रैक्शनल वॉल्यूम उतना ही रहता जितना अभी है। समझ गए? ये क्वेश्चन काफी सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज कि जी का इफेक्ट इमर्स पोर्शन के वॉल्यूम पर नहीं आता, जितना पहले था एक्सेलरेशन से पहले था उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, आंसर बेटा अपना फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच गए हैं। अ क्यूब मेड ऑफ मटेरियल हैविंग द डेंसिटी ऑफ 0.9 into 10⁻³ kg per meter cube फ्लोट्स बिटवीन वाटर एंड अ लिक्विड, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 0.7 into 10⁻³ kg per meter cube है, विच इज इमिसिबल इन वाटर, यानी कि जो लिक्विड है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। ठीक है, वॉट पार्ट ऑफ द क्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर? बेटा देखिए यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक तो ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सीसी है, नीचे वाटर है जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, और जो क्यूब है उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी है। ऑब्वियसली बेटा क्योंकि क्यूब की डेंसिटी ऊपर लिक्विड ज्यादा है, दैट्स वाई ये ऊपर लिक्विड के अंदर तो सिंक हो गया है, बट क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है दैट्स वाई वाटर में फ्लोट कर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां ये दोनों लिक्विड्स के बीच में फ्लोट कर रहा है। क्या बेटा ये ऐसा है यहां पर कि दोनों लिक्विड इस पर थ्रस्ट लगाएंगे? यस, ऑब्वियसली दोनों लिक्विड इस पर थ्रस्ट लगाएंगे बिकॉज थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, अल्टीमेटली पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि इस पूरी बॉडी का कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम वाटर के अंदर है, यानी कि जैसे मान लो 1/3 पोर्शन लोअर लिक्विड में है, 2/3 लोअर लिक्विड में है, या हाफ पोर्शन लोअर लिक्विड में है। ऑप्शन में जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा डेफिनेटली अपने को। इस तरह के क्वेश्चन में हमें बेटा यहां पर सिंपली इक्वेशन बनानी पड़ती है कि टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होने चाहिए, बिकॉज ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर हम सॉल्यूशन पर आए बेटा तो हमने ये मान लिया है कि साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज L, और जो पोर्शन नीचे वाले लिक्विड में है यानी वाटर में है उसको x मान लिया है हमने, और ऊपर लिक्विड में ऑब्वियसली वो L - x हो जाएगा। अगर हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ L, तो हम ये आसानी से बता देंगे कि कितना पोर्शन वाटर के अंदर इमर्स्ड है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा कि यहां पर हमने इक्वेशन बनाई है mg इक्वल टू थ्रस्ट ड्यू टू अपर लिक्विड प्लस थ्रस्ट ड्यू टू लोअर लिक्विड, यानी कि दोनों लिक्विड की वजह से बेटा थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ, थ्रस्ट 1 और थ्रस्ट 2, एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मास को कैलकुलेट किया बेटा हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, आप देख सकते हैं ब्लॉक की डेंसिटी 0.9 थी तो वो हमने यूज की,
फिर हमने जब कैलकुलेशन की कि थ्रस्ट कितना लोअर लिक्विड लगा रहा है, कितना अपर लिक्विड लगा रहा है, तो लोअर लिक्विड का थ्रस्ट हमने कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लोअर लिक्विड जो है बेटा वो है L स्क्वायर इंटू एक्स। एल स्क्वायर जो है बेस एरिया है और एक्स हाइट है। ये वॉल्यूम हो गया लोअर लिक्विड में, और डेंसिटी वाटर की आप जानते हैं 1000 kg/m³ है। ऐसे अपर लिक्विड का थ्रस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो दोनों थ्रस्ट का सम बॉडी वेट के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन अप्लाई की हमने। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर जब हम x/L की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि 2/3 वैल्यू आ रही है, यानी 2/3 पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर एंड रिमेनिंग 1/3 इज इन अपर लिक्विड। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी नीट में आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई बेटा एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आंसर बेटा इस क्वेश्चन का है 2। सेकंड ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है डायनेमिक्स से। यू कैन सी कि क्वेश्चन डायनेमिक्स का है, यहाँ लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, वाटर फ्लोज थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट विद अ क्रॉस सेक्शनल वेरिंग एरिया। क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है बेटा उसका, और जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, मान लीजिए एरिया A1 है, और यहाँ पर एरिया कम है जो कि A2 है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है अगर, तो प्रेशर P एट पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द ग्राफ, यानी कि जब हम एक्स एक्स के अलोंग आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर में जो वेरिएशन होगा वो हमें यहाँ शो करना है। बेटा मैं बता दूं आप लोगों को कि डायनेमिक्स में दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज कॉल्ड A1V1 इक्वल टू A2V2, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं बेटा। देखो यू कैन सी कि यहाँ एरिया ज्यादा है, एरिया कम है, तो अगर मैं बात करूं A1V1 इक्वल्स टू A2V2, तो ऑब्वियसली क्योंकि A2 कम है दैट्स वाई V2 ज्यादा होगा, यानी कि जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा चाहिए। फिर बेटा एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट सेक्शन में, ये फर्स्ट सेक्शन मान लीजिए और ये सेकंड सेक्शन मान लीजिए, तो हमें कह सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में जो प्रेशर एनर्जी होगी वो अगर P1 है मान लो, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, तो सेकंड सेक्शन में भी वो टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अभी हमने देखा बेटा कि A2 कम है तो V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा यानी कि नैरो सेक्शन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एक तरह की एनर्जी नैरो सेक्शन में ज्यादा है तो डेफिनेटली दूसरी तरह की एनर्जी वहां पर कम होगी, यानी प्रेशर वहां कम होगा। तो कंक्लूजन ये है बेटा कि क्योंकि A2 कम है, V2 ज्यादा है, और V2 ज्यादा है तो P2 कम होगा, यानी जहां एरिया कम है वहां प्रेशर भी कम होगा। ऐसा कंक्लूजन हमें यहां मिल रहा है। तो बेटा यू कैन सी कि पहले एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, बाद में एरिया कम है तो प्रेशर कम होगा। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर सही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, नॉर्मल मैकेनिक्स के क्वेश्चन से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल मैकेनिक्स में हम प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया की फॉर्म में पढ़ते हैं, जहां हम ये मानते हैं कि प्रेशर जो है वो एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, क्योंकि बेटा वहां फोर्स कांस्टेंट होता है, मतलब वहां फोर्स के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। बट यहां प्रेशर को हम एज अ एनर्जी डील कर रहे हैं, और एनर्जी का रिलेशन हमारे सामने ये आ रहा है कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां एरिया कम होगा वहां प्रेशर कम होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आंसर के बाद बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायनेमिक्स से है, ये टॉरिसेली लॉ ऑफ एफ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा कि एक टैंक है जिसमें कि दो होल हमने बनाए हैं, एक है स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी साइड लेंथ L है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी रेडियस R है। दोनों की बेटा टॉप सरफेस से डिस्टेंस अलग अलग है, एक की H और एक की 4H है। यहां बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों होल से निकलने वाले लिक्विड की जो फ्लो रेट है अगर वो सेम है, तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन L दैट इज साइड लेंथ एंड रेडियस R। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? इस क्वेश्चन में क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों लिक्विड्स, दोनों होल से निकलने वाले लिक्विड्स की जो फ्लो रेट है वो सेम हो,
तो फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम बोलते हैं A इंटू वी, और वो हमें सेम चाहिए बेटा। तो ए तो हमें आसानी से, एरिया तो हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एल स्क्वायर होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। बट नेक्स्ट पॉइंट जो यहां यूजफुल होता है वो होता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, वो होता है बेटा √2GH, जहां H जो है वो ऑरिफिस की फ्री सरफेस से डिस्टेंस होती है। जैसे कि सर इस वाले ऑरिफिस की डिस्टेंस H है ऊपर से और इसकी 4H है। चारों ऑप्शन में से बेटा एक ऑप्शन करेक्ट है डेफिनेटली, तो हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। उसके लिए हमें यहां पर सॉल्यूशन वाली स्लाइड पर आ गए हम। स्टार्टिंग हमने यहीं से की कि हमें चाहते हैं कि Q1 Q2 सेम हो। मैंने आपको बताया Q का फॉर्मूला होता है A इंटू वी, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमने सेकंड इक्वेशन प्लेस की है A1V1 इक्वल टू A2V2। एरिया दोनों तरफ आप देख सकते हैं एल स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हमने ले लिया, और स्पीड को हमने √2GH फॉर्मूला से ले लिया है। √2GH में एक तरफ हमने हाइट को h लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिफिस, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑरिफिस, और इधर 4h लिया है बेटा। सॉल्व कर लिया है, आंसर काफी आसानी से आ गया है। कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो आंसर ऑब्वियसली आसानी से आ ही जाता है। आंसर यहां आ गया R इक्वल टू L/√2π। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही था बेटा। तो इस तरह से ये टॉरिसिलल लॉ ऑफ एफ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा अगेन डायनेमिक्स से है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ एल लेंथ की ट्यूब आपको गिवन है, जिसका एक पार्ट A1 एरिया वाला है, एक A2 एरिया वाला पार्ट है। यहाँ बेटा एक क्वेश्चन में गिवन है कि ट्यूब जो कि लेंथ L वाली है, उसमें फर्स्ट सेक्शन में जब लिक्विड एंटर करता है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो वहां लिक्विड की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। और जब ये लिक्विड पॉइंट 2 पर पहुंचता है, जहां पर रेडियस बेटा केवल 1 सेंटीमीटर है, तो वहां स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखेंगे बेटा कि जब एरिया चेंज होता है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होती है। हमने अभी भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो ये सिंपली उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हुआ। इवन ये तो और इजी हुआ, क्योंकि बेटा जब यहां पर एरिया कितने टाइम्स कम हो गया ये हमें देख लेना चाहिए। बेटा आप देख सकते हैं रेडियस पहले 2 सेंटीमीटर थी और अब वो रेडियस 1 सेंटीमीटर रह गई है, यानी रेडियस बिकम हाफ। तो ऑब्वियसली जब रेडियस हाफ होती है तो एरिया 1/4 रह जाता है। अगर एरिया 1/4 होगा तो स्पीड डेफिनेटली 4 टाइम बढ़ जानी चाहिए। अगर बेटा पहले स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी तो इसका 4 टाइम्स वेलोसिटी क्या होगा, ये हम यहां पर देख सकते हैं। आंसर भी ऑब्वियसली अपने सामने है और वो है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था इस क्वेश्चन में कि जितने टाइम्स एरिया कम होगा वेलोसिटी उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, आंसर बेटा फोर्थ ऑप्शन में अपने पास था 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लेते हैं बेटा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 to the power 3 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड ऑफ 6 mm थिक। 3 mm थिकनेस, 6 mm थिकनेस का एक लिक्विड है जिसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, जिसका बेस एरिया भी आपको गिवन है। फिर आगे क्या किया बेटा कि अ टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 10 to the power -2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट टू मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर हम 10 to the power -2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियली उस मेटल प्लेट पर, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रह पा रहा है। तो इसका मतलब ये है ऑब्वियसली कि जो फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया है हमने, उतना ही बैकवर्ड फोर्स लिक्विड लेयर्स की वजह से इस प्लेट पर पीछे लग रहा है। ये क्वेश्चन बेसिकली बेटा समझ में आ रहा होगा आपको, विस्कोसिटी चैप्टर से है, जिसमें कि हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिस्कशन किया करते हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी यही है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ये पूछा गया है। बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से है, जिसमें कि एक फॉर्मूला आता है। आप देखिए फॉर्मूला आता है बेटा ईटा ए dv/dy। dv/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस मेटल प्लेट पर जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो आपको गिवन है, फिर भी इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना फोर्स इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है किसको, अप्लाइड फोर्स को। ये जो फोर्स है बेटा यही विस्कस फोर्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 6 pi ईटा, सॉरी द वैल्यू इज, ये जो फोर्स है ना बेटा इसकी वैल्यू होती है ईटा ए dv/dy। यहां पर बेटा अगर हम हमें क्या गिवन नहीं है देखें तो हमें ईटा गिवन नहीं, बाकी सब कुछ गिवन है।
तो हमने उसी फॉर्मेट में इस फॉर्मूला को चेंज कर लिया है और वैल्यूज प्लेस कर दी है। फोर्स हमें गिवन है 10⁻², न्यूटन। एरिया हमें गिवन था बेटा 10⁻³ गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने, आप देख सकते हो, हमने सभी वैल्यूज को सीजीएस में कन्वर्ट किया है ना। न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर लिया डाइन में, और मिलीमीटर थिकनेस गिवन थी तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जो बेटा एरिया अपने को गिवन था वो ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, और वेलोसिटी भी सीजीएस में यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड में ही गिवन थी। तो यूनिट्स का बहुत ऑब्वियसली ख्याल रखना पड़ेगा अपने को, वो हमने रखा है यहाँ पर। कैलकुलेट जब हमने किया बेटा तो आंसर अपने पास 0.1 आ रहा है, और विस्कोसिटी की यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो पॉइज होती है, इसलिए आंसर आएगा 0.1 पॉइज। ओके, तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है अगेन, बट फॉर्मूला ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ख्याल में होना चाहिए और अप्लाई कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ये जो dv/dy है ना बेटा, dv/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, जहां पर ये जो लेयर है, ये जो मेटल प्लेट है, इसकी जो वेलोसिटी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वही लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी लेंगे, और जो डेप्थ है बेटा, इसकी थिकनेस है, उसको हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे dv/dy में dy की फॉर्म में। ठीक है, ये सब लेते हुए हमने सॉल्व किया, आंसर अपने पास आ गया 0.1 पॉइंट्स। आंसर बेटा आ गया अपने पास थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े बेटा तो अपने पास अगेन एक क्वेश्चन है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 64 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर with a terminal velocity of 1.5 meter per second. If these drops coalesce to form a big drop, then what will be the terminal velocity of that drop? बेटा काफी फेमस क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी का, कि अगर कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाती हैं और फिसली द ड्रॉप बिकम बिगर इन साइज, देन व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट ड्रॉप। यहां बेटा एक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो r² पर डिपेंडेंट होती है। ऑब्वियसली जब स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर कंबाइन होंगी तो रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो रेडियस कितने टाइम्स बढ़ गई है ये हमें यहाँ पर अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है। जैसे हमें आंसर मिलेगा हम तुरंत वीटी की वैल्यू पर पहुंच सकते हैं। बेटा देखिए, हमने रेडियस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम्स को इक्वेट किया है। जब आप वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं ना, तो जो बिगर ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस होती है उनमें इस तरह का रिलेशन आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि काफी यूज होता है फ्लूइड के केस में। कैपिटल R इज n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। यहां जब हम 64 का क्यूब रूट ले रहे हैं बेटा तो आंसर 4 आ रहा है, यानी कि जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसकी रेडियस छोटी वाली ड्रॉप्स के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस पर डिपेंडेंट होती है। दैट्स व्हाई बेटा ऑब्वियसली यहां पर आंसर आ जाना चाहिए 16 टाइम्स, क्योंकि रेडियस 4 टाइम्स है। जब हम 16 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द आंसर विच इज 24 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बेटा जब 64 ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो वेलोसिटी जो होगी बड़ी वाली ड्रॉप की वो 16 टाइम ज्यादा होगी, एंड अकॉर्डिंगली आंसर अपने पास आ गया है 24 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बेटा अपने सामने है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वो है 14th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है बेटा कि W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल। सोप बबल फॉर्मेशन का जो वर्क डन होता है बेटा वो सरफेस टेंशन में डिस्कस किया जाता है। यहां पर जो वर्क डन होता है वो होता है 8πr² × T, क्योंकि सोप बबल में अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर होती है। यहां देखिए बेटा, यहां गिवन है कि वर्क डन टू फॉर्म अ सोप बबल इज W हैविंग वॉल्यूम V। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम 2V फ्रॉम द सेम सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन सेम है, यानी सरफेस टेंशन सेम है, बट वॉल्यूम डबल है। ऑब्वियसली बेटा वॉल्यूम डबल है मतलब रेडियस ज्यादा है। अगर हमें गिवन होता कि डबल रेडियस का बनाना है सोप तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि रेडियस डबल तो एरिया बिकम 4 टाइम्स एंड वर्क ऑल्सो बिकम 4 टाइम्स। बट यहां पर बात की गई है वॉल्यूम अगर डबल होगा तो कितने टाइम्स वर्क करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें हमेशा डेफिनेटली वापस वही रेडियस पर जाना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम की हल से पहले रेडियस का रिलेशन डिराइव होगा और फिर वर्क के रिलेशन पर हम पहुंचेंगे। देखिए बेटा वापस से वही रिलेशन हम पहले यूज कर रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है अगर वॉल्यूम डबल है ना तो रेडियस क्यूब रूट टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स होगी, यानी 2⁻⁴ टाइम्स होगी। ऑब्वियसली सेकंड वाले बबल की रेडियस ज्यादा होगी, बट कितने टाइम्स ज्यादा होगी, 2⁻⁴ टाइम्स। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि यहाँ वर्क जो है वो r² डिपेंडेंट है,
तो आर स्क्वायर डिपेंडेंट है, मतलब है 2 पावर 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा करने पर हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 पावर 2/3 टाइम्स। तो इस तरह से बेटा हम वर्क पर पहुंच पा रहे हैं। आंसर आ गया है। सेकेंड केस में जो वर्क है वो 2 पावर 2/3 टाइम्स द फर्स्ट वर्क है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और अब जानते हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली थोड़ा ध्यान से करना चाहिए और टाइम भी थोड़ा लगता है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ऑब्वियसली विस्कोसिटी का क्वेश्चन है और विस्कोसिटी मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ऑफ गिवन लिक्विड विद अ बॉल हैविंग रेडियस आर, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट, और हमें पता करना है ऑब्वियसली कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बेटा क्वेश्चन जो है वो इस बात से रिलेटेड है कि जब हम किसी भी आर रेडियस की बॉल को किसी लिक्विड कॉलम में प्लेस करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो जब वो नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली उस पर पहले अगर mg ज्यादा है तो एक्सलेट होगी और कुछ समय बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी। टर्मिनल वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा अपने को फॉर्मूला वाइज पता होना चाहिए। और वहां पर हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज पर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट होती है। ये सारे फैक्टर्स आते हैं उस फॉर्मूला में। यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन डील करना होगा कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से नहीं। पहला स्टेटमेंट गिवन है दैट ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी vt एंड रेडियस r विल बी पैराबोला। जैसा कि मैं अभी बार बार बोल रहा हूं कि vt और r स्क्वायर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ऑब्वियसली ग्राफ पैराबोला बनना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, इसका मतलब यहां पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं, फर्स्ट और थर्ड तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ए नहीं है, है ना। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। अब आते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन पर। देखो, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर द गिवन लिक्विड। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि वीटी और आर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और हम जानते हैं वीटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। बट सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हम डायमीटर यानी कि रेडियस चेंज करते भी हैं तो भी टर्मिनल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है टर्मिनल वेलोसिटी का कैलकुलेशन। यस, होना चाहिए बेटा, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड्स का तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात भी सही है, यानी सी भी सही है और ए भी सही है। डी में क्या कह रहा है बेटा, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। अगर हमें बाकी सभी चीजें पता हो तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बात भी सही है। ई यानी कि फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है बेटा, इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल स्पीड, यानी कि हम इनिशियली कुछ स्पीड लें, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉन जीरो स्पीड, द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। नो, बिल्कुल नहीं बेटा, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईटा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड को तो हमने चेंज किया नहीं, इसके टेम्परेचर को चेंज किया नहीं, तो बॉल को अगर हम जीरो स्पीड से ड्रॉप करें या नॉन जीरो स्पीड से, उससे विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ई जो है वो आई थिंक रॉन्ग है। तो बी और ई रॉन्ग है, तो ए, सी और डी जो है वो करेक्ट हुए। यानी कि बेटा अपने सामने आंसर दिख रहा है अपने को कि सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। इसका हिंदी वर्जन बेटा ये है और सॉल्यूशन स्लाइड हमने यहां पर बनाई है, वही सब कुछ यहां लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बोल के समझाया। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerin. Again बेटा सेम टर्मिनल वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है ये, और द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। या बॉयंसी फोर्स भी लग रहा है, विस्कस फोर्स भी लग रहा है, विस्कस फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है और बॉयंसी फोर्स और mg के बारे में वो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्ट बेटा हम स्लाइड पर आते हैं। यहाँ देखिए आप, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो होगा और जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे करने चाहिए वो हमने अप्लाई कर दिए हैं। mg अप्लाई कर दिया है, बॉन्ड फोर्स अप्लाई कर दिया है, विस्कस फोर्स अप्लाई कर दिया है। सिंपली एक इक्वेशन बनेगी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, फोर्स इक्वेशन, बैलेंस कर दिया है फोर्सेस को। आंसर यहाँ पर हमने लिख लिया है।
इसके बाद बेटा आप देख सकते हैं बॉन्ड फोर्स जो है वो V इन रो ऑफ लिक्विड इनटू G होता है, क्योंकि ऐसा गिवन है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई जो थ्रस्ट लगेगा बेटा, बॉन्ड फोर्स लगेगा वो mg/2 लगेगा, और इसको सॉल्व करने पर जो विस्कस फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई है वो है हाफ ऑफ द वेट यानी कि mg/2। एक सिंपली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि इक्वेशन बनानी थी अपने को क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था, तो फोर्स को बैलेंस करते हुए इक्वेशन बनानी थी। चलो बेटा अब अपन अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर। ये तो वैसे भी करेक्ट लगता है, बट हाँ ये करेक्ट है भी, क्योंकि विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग मैंने अभी भी बताया था आपको, टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी कम होती है तो फ्लो इजी हो जाएगा, तो हॉट वाटर इजीली फ्लो होता है यानी कि फास्टर फ्लो होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। सही है बेटा ये। फिर क्या कह रहा है ये, सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं बता दूं कि जब भी हम किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल या पार्शियल सॉल्युबल इंप्योरिटीज मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, एंड सोप या डिटर्जेंट जो है वो पार्शियल सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी वजह से तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। बट यहां पर ये कह रहा है कि सोप सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी फ्रेश वाटर से, जो कि आई थिंक गलत है। तो अगर हम देखें बेटा यहां पर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बट सेकंड रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये ऐसा लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन में, दिख रहा है आपको? इसका हिंदी वर्जन आपके सामने है, इसका रीजन आपके सामने है, आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है। आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 वर्टिकल ग्लास प्लेट्स 1 mm अपार्ट आर डिप्ड इनटू वाटर, हाउ हाई विल द वाटर राइज बिटवीन द प्लेट्स इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 79%। बेटा क्वेश्चन इतना सा है केवल कि 2 ग्लास प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच में 1 mm का गैप है, उनको हम जैसे वाटर में डिप करते हैं तो उन दोनों ग्लास प्लेट्स के बीच में वाटर कितनी हाइट तक राइज होगा। कैपिलरी रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो बेटा हम जानते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स होता है वो लिक्विड को पुल करता है कॉन्केव शेप ऑफ मेनिस्कस के केस में, और वो तब तक लिक्विड को राइज करता है जब तक कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल यानी कि mg बैलेंस ना हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर हमने 2 ग्लास प्लेट्स ली हैं, उनको लिक्विड में डिप किया, वाटर में डिप किया, तो वाटर यहां से राइज हो गया है ऊपर। ये जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वो ऊपर की तरफ लग रहा है, T इंटू DL। आप जानते हैं बेटा कि यहाँ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ बनता है वो भी थीटा बनता है। तो ये जो कंपोनेंट आते हैं यहाँ वो कॉस कंपोनेंट्स आते हैं जो कि ऊपर खींचते हैं इसको। बट बेटा प्योर वाटर के केस में थीटा 0 डिग्री लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो 2 इंटू TL कॉस थीटा जो फोर्स है वो बन जाएगा 2TL। ये लिक्विड को ऊपर खींचेगा और ये तब तक लिक्विड को ऊपर खींचता रहेगा जब तक कि mg को बैलेंस ना कर ले। ये mg है बेसिकली। mg में बेटा m हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा बेटा, लेंथ है इसकी L, विड्थ है इसकी D जो कि 1 mm गिवन है, और हाइट हमने ले ली है h। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू g, mg हो गया है, बैलेंस किया। तो बेटा यहाँ h की वैल्यू हम आसानी से देख पा रहे हैं, गिवन वैल्यूज को पुट करने पर आंसर हमें मिल रहा है, h आ रहा है 1.43 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट कैपिलरी रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन है, मतलब कैपिलरी ट्यूब वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहां लिया है, ट्यूब की जगह हमने ग्लास प्लेट्स को डिप किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बेटा नेक्स्ट असेशन रीजन वाला क्वेश्चन हमने लिया है, द शेप ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स इज स्फेरिकल। ऑब्वियसली हर लिक्विड ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है। क्यों होता है? आई थिंक ये भी आपको पता होगा, देखें रीजन में वो लिखा हुआ है क्या, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया एंड फॉर गिवन वॉल्यूम स्फेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। देखो सेक्शन तो सही है ही कि हर छोटी ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है, और क्यों होता है ये हम ऑब्वियसली मन में जानते थे ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि बेटा लिक्विड की जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अगर आप सेम वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, क्यूबिकल और स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसीलिए लिक्विड ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है।
तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये वाला आंसर सही होगा। ये हिंदी वर्जन है बेटा इसका, और आंसर इसका आ जाएगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अपना ये है कि एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इज ऑब्जर्व्ड एट द डेप्थ 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन 0.095 एंड डेंसिटी 10⁻³ kg/m³। पूछ क्या रहा बेटा वो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली वो प्रेशर इनसाइड द बबल और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, बट आई थिंक ये एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड है, समझ पा रहे होंगे आप। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखो बेटा, ये P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहां से डेप्थ पर जो कि हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, एक बबल हमने कंसिडर किया जिसके अंदर जो प्रेशर है उसमें और इसमें हमें डिफरेंस चाहिए। तो यू नो दैट P in ऑलवेज P आउट से ज्यादा होता है, यानी कि बाहर वाले प्रेशर ज्यादा होता है, और वो डिफरेंस कहलाता है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पहले P in तक हम पहुंच रहे हैं, और P in आएगा P आउट प्लस P एक्सेस। P आउट मतलब इस डेप्थ पर बबल के बाहर वाला प्रेशर, जो कि होगा P0 प्लस ρgh। तो इस तरह से हमने P in यहां लिख लिया है। अब हमें P in नहीं चाहिए बेटा, P in और P0 का डिफरेंस चाहिए, तो वो आ जाएगा अपने पास ρgh प्लस 2T/r। आई थिंक सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हमें केवल वैल्यूज पुट करनी थी, वैल्यूज हमने पुट की और आंसर अपने पास आ गया है 2190। ये आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और हमें ऐसा ही पूछा गया था। तो बेटा इस तरह से हमने आज वो सारे कॉन्सेप्ट यहां कवर करने की कोशिश की है जो इस पूरी यूनिट में इंपॉर्टेंट होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। होप फॉर द बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटा।